तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो तीसरा क्वेश्चन था उसको हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, ठीक है। यानी प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लग चुका है। ये प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 का तीसरा का दूसरा प्रश्न है और ये एनसीईआरटी के बुक से हम लगवा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है। तो लिखा क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दो संपूरक कोण हैं और दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात आती है संपूरक कोण। संपूरक कोण, तो संपूरक कोण क्या होता है, देखिए जब दो कोणों का योगफल 90 अंश न होकर 180 अंश होता है, यानी जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो एक कोण दूसरे कोण का क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे क्या, यहाँ पर मानेंगे हमारा पहला कोण और यहाँ पर दूसरा कोण। तो पहला कोण यक्स मान लेते हैं और दूसरा कोण मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो अगर इनको जोड़ा जाता है तो मान 180 अंश होगा, क्योंकि जो संपूरक कोण होता है उनमें कोणों का योग 180 होता है। तो इनको जोड़ दीजिए। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर 180, ये मान लेते हैं पहला समीकरण है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब दोनों कोणों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। या ऐसे कहें कि ये मान लेते हैं पहला कोण आपका बड़ा कोण है, ठीक है। तो बड़ा कोण छोटे वाले कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं आपका दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यक्स बराबर वाई प्लस 18, इसमें यक्स का मान हम वाई के पदों में निकाल चुके हैं और इसमें कह भी रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसे क्या करिए, हल करिए। तो हम लोग किससे हल करेंगे इसको, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि को लगा देते हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से अगर हम इसको हल करने जाएं, यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग इस यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान, यहाँ से लिख देते हैं यक्स का मान समीकरण, या ऐसे कहें यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यक्स का मान कहाँ रख देंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यक्स का मान अगर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 देखिए यहाँ पर है यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब इस यक्स की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यक्स की वैल्यू रखेंगे वाई प्लस 18। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 18 बराबर 180 के। अब इस 180 को पक्षांतर कर दीजिए उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, 180 को मत पक्षांतर करिए, 18 को कर दीजिए। तो 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 1, मतलब 162 आ गया। अब अगर हम देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162 बटा, ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 2 से काटेंगे 2 आठे 16 और 2 एक कम 2, मतलब y का मान कितना हो गया, 81 अंश हो गया। यानी y का मान कितना आ गया, 81 आ गया। चूंकि कोण को हम लोग यक्स अंश और वाई अंश में मापते हैं, मतलब अंश में मापते हैं, तो ये जो हमारा पहला आया वाई का मान वो कितना आ गया आपका, 81 अंश आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे ताकि हमको x का मान पता चल सके। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान
समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो जब हम लोग y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा मान आपका। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 है x बराबर y प्लस 18। तो x की जगह पर x ही रहेगा और y की जगह पर हम लोग 81 रखेंगे। तो x बराबर यहाँ पर y की जगह पर 81 प्लस 18, तो x बराबर आपका आ जाएगा 99। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 99, यानी जो पहला कोण है वो 99 अंश का है और जो आपका दूसरा वाला कोण है वो 81 अंश का है। अगर इनके बीच आप अंतर निकालोगे तो आप पाओगे अंतर कितने का आएगा। तो 99 में से 81 को घटाओगे तो 18 आएगा और अगर आप इन्हें जोड़ देते हो तो इनका योगफल कितना जाता है 180 अंश, मतलब ये संपूरक कोण है। तो हमारा जो आपका प्रश्नावली यहाँ पर लिख भी देते हैं, प्रश्नावली 3.2 का ये जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, पहला वाला हमने इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 99 अंश और 81 अंश, मतलब पहला वाला जो कोण है वो 99 अंश का होगा और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 81 का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर हम लोग इसको लगा देंगे और लगाने के बाद फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या मानेंगे, एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर आपका 7 बल्ला है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे एक तरफ बल्ला और एक तरफ लिख देंगे गेंद। ठीक है, और ऊपर लिख देंगे एक और यहाँ पर एक, यानी एक बल्ले की कीमत जो है हमने माना x रुपया। एक बल्ले की कीमत हमने कितना मान लिया x रुपया, और एक गेंद की कीमत कितना मान लिया y रुपया मान लिया। तो उसने शुरुआत में कितना आपका बल्ला और कितना गेंद खरीदा था, तो 7 बल्ला खरीदा था और 6 गेंद खरीदा था। तो एक बल्ले की कीमत कितना है x रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 7 बल्ला की कीमत या 7 बल्ले की कीमत यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 7x रुपया। और एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6y रुपया। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल कितना खर्चा हुआ है, तो खर्चा हुआ है 3800 रुपया का। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3800 रुपया। ठीक है, ये हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद आपका 1750 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पर एक बल्ला की कीमत x है, तो आप बताइए कि यहाँ पर वो कितना बल्ला बाद में खरीद रहा है, 3 बल्ला। तो यहाँ पर 3 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 3 बल्ले की कीमत, तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगा 3x रुपया। और एक बल्ला एक गेंद जो है उसकी कीमत हमने मान के रखा है y रुपया, तो उसने 5 गेंद खरीदी, तो 5 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 5 गेंद की कीमत, तो 5 गेंद की कीमत हो जाएगा 5y रुपया। अब इन दोनों पर कुल मिला जुलाकर कितना खर्चा हुआ है 1750, तो यहाँ पर जो कुल खर्च हुआ है वो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2।
अब चूंकि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से या 1 से किसी से भी आप समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। मतलब यक्स का मान या वाई के पदों में निकाल दीजिए या वाई का मान यक्स के पदों में निकाल दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, मतलब छुपा देते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, अब आपको दिखने लगा होगा। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 2 से बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर यक्स की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो 3x बराबर ये हो जाएगा 1750 प्लस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा के 3, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ये क्या बन गया आपका समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखना है आपको, समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने के लिए सोच लिया। हमारा समीकरण नंबर 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1750 माइनस 5y बटा 3। तो रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 गुणे x की जगह पर 1750 माइनस 5y बटा के 3 और प्लस 6y बराबर 3800। अब 7 का गुणा अंदर करवा देते हैं। तो 7 जीरो हम 0 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49, 3 52, 7 एक कम 7 5 12, मतलब 12,250 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया 7 पचे 35 y और बटे में हो गया 3 प्लस 6y बराबर कितना 3800। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको आगे हल करना है। तो आगे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 का गुणा 6 में करवा देंगे लसा लेकर। तो अगर हम 3 का गुणा 6 में करवा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12,250 माइनस 35y, यहाँ पर 35y प्लस तीछक 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18y बटे में कितना हो जाएगा 3, बराबर है 3800 के। बराबर किसके है, 3800 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 18 में से 35 को घटा देंगे या 35 में से 18 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 17y। ठीक है, कितना बच जाएगा आपका 17y और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 3। अच्छा, 3 का अगर तिर्यक गुणा करवा दें तो 3 का तिर्यक गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा 3800 गुणित 3। ठीक है, तो 3800 का 3 में क्या करवा देंगे हम लोग, गुणा करवा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 12,250 माइनस 17y बराबर 3 जीरो हम 0, 3 जीरो हम 0, 3 आठे 24, 3 त्रिका 9 और 2 11। ठीक है, तो ये आपका आ गया 11,400। अब 11,400 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12,250 माइनस 11,400 बराबर, ये जो -17 है उसको उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 17y। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पर घटाना है। 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, मतलब हो गया 850 और ये हो गया 17y। तो 17 से अगर 850 को काटेंगे तो 17 पचे 85, 17 जीरो हम 0, यानी y का मान कितना आ गया 50 आ गया। y का मान कितना आ गया आपका 50। अब इसी y के मान को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो चलिए रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, y का मान लिख देंगे यहाँ पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो जब आप y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1750 माइनस 5 है तो 5 लिख देंगे, गुणा लगा देंगे y की जगह पर 50 और बटे में हो जाएगा आपका 3। तो x बराबर देखिए कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5 पचे 25, मतलब ये 250 आ जाएगा और यहाँ 3।
अब देखिए 1750 में से 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 17 में से 2 जाएगा 15 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 1500। कुल मिला जुला कर कितना आएगा, यक्स बराबर 1500 बटा 3। तो 3 से अगर हम 1500 को काटें, यहाँ पे लिख देते हैं यक्स बराबर यहाँ पर 1500 बटा में 3 हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको काटें तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, मतलब यक्स का मान कितना आ गया आपका 500 आ गया, ठीक है। यक्स का मान कितना आ गया आपका 500। इसका मतलब ये है बल्ले की कीमत हमने माना था यक्स रुपया, इसका मतलब ये है कि एक बल्ला जो है आपका वो 500 रुपये में पड़ा। एक बल्ला कितने रुपए में पड़ा, 500 रुपये में। और गेंद की कीमत हमने माना था वाई रुपया, तो एक गेंद की कीमत वाई रुपया माना था और वाई का मान कितना आ गया यहाँ पर 50 आ गया, मतलब एक गेंद की कीमत 50 रुपया है, एक बल्ले की कीमत है आपका 500 रुपया। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर लिख दीजिएगा एक बल्ला या एक बल्ले की कीमत बराबर हो जाएगा आपका 500 रुपया, और नीचे से लिखेंगे आप एक गेंद की कीमत, यहाँ पे लिख दीजिए एक गेंद की कीमत बराबर हो जाएगा 50 रुपया। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक आए, और उसके बाद लास्ट में जो हमारा उत्तर आया वो यहाँ तक आया, ठीक है। मतलब एक बल्ले की कीमत 500 रुपया है और एक गेंद की कीमत है 50 रुपया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो जब भी हम अगला वीडियो लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और आप तुरंत ही वीडियो देख लेते हो। ऐसे क्या होता है कि आपका नोटिफिकेशन पहुंचने में देर होती है या वीडियो इधर उधर हो जाता है, जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन लग चुका है, और इसको हम लोग करेंगे इरेज। आप चौथा क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए जो दूरी 10 किलोमीटर दूर के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपया है, जबकि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। भाड़ा बोले तो किराया, ठीक है। जैसे आप डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो यानी दूरी को तय करते हो तो आपको उस हिसाब से मतलब आपको किराया देना पड़ता है या भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर इस सवाल को समझें तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो ए से बी तक जाना चाहता है, तो ए से बी तक के लिए किराया फिक्स है। कितना किराया है, मान लेते हैं कि 20 रुपया है, ठीक है, 20 रुपया है। लेकिन वो कहता है कि भाई साहब थोड़ी दूर पर पॉइंट सी है जहां हमको छोड़ दीजिए। तो वो कहता है कि देखिए ए से बी तक नियत किराया है 20 रुपया, 20 रुपया में मैं आपको केवल बी तक ही छोड़ पाऊंगा। अगर आपको सी तक जाना है तो मुझे आप अतिरिक्त किराया दीजिए, मतलब और ज़्यादा पैसे दीजिए, तब मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। तो उसने ये जो व्यक्ति है जो बैठा हुआ है ऑटो में,
वो कह रहा है कि कितने पैसे लगेंगे आपको, मतलब हम 20 रुपए के अलावा आपको और कितने पैसे दे दें ताकि आप पॉइंट सी तक हमें पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि उसने 5 रुपए का डिमांड किया, कि देखिए 20 रुपए तो आपने नियत भाड़ा दे दिया, मतलब जो डिस्टेंस फिक्स था, जो भाड़ा नियत था उसका आपने दे दिया। अब हम आपको बी से ज़्यादा दूरी तक ले जा रहे हैं, सी तक ले जा रहे हैं, तो हमको 5 रुपया और दीजिए। तो कुल किराया कितना हो जाएगा, 20 और 5 25 रुपया हो जाएगा, जिसमें 20 रुपया तो नियत भाड़ा है और 5 रुपया जो है वो अतिरिक्त भाड़ा है। तो कुछ इस तरीके का सवाल हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमारा सवाल का आउटलाइन था, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब हमको क्या करना है, सवाल को लगाना है। सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग साफ शब्दों में मानेंगे नियत भाड़ा, ठीक है, या नियत किराया। नियत किराया बराबर मानेंगे x रुपया, उसके बाद लिखेंगे अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया, ठीक है, अतिरिक्त किराया बराबर कितना हो जाएगा, y रुपया। अब अगर हम 10 किलोमीटर के लिए देखें, 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए जो किराया होगा, यहाँ पर किराया लिख देते हैं। पहले वो 10 किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना उसने दिया है, 105 रुपया। तो यहाँ पर किराया कितना बनता है आपका, तो देखिए 10 किलोमीटर के लिए जो किराया बनेगा, 10 किलोमीटर का एक नियत किराया तो मान लेते हैं x रुपया होगा, प्लस अब अतिरिक्त जो किराया है ये प्रति किलोमीटर के हिसाब से है, ध्यान दीजिएगा, या यहाँ पर लिख भी देते हैं प्रति किलोमीटर, यानी प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपया है। ठीक है, आप ऐसे मत मानिएगा कि ये जो आपका है ये पूरा पूरा किराया है, नहीं, ये आप अतिरिक्त अगर प्रति किलोमीटर जाओगे, मतलब नियत दूरी से आगे दूरी अगर ट्रेवल करोगे तो उसके लिए किराया कितना है, y रुपया है। तो आप बताइए 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, तो नियत किराया है x रुपया, प्रति किलोमीटर किराया है y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, मतलब 1 किलोमीटर का किराया अगर हम मान ले y रुपया है, तो 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, तो 10 y रुपया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 y, और उसने कुल कितना किराया दिया है, 105 रुपया 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, उसके बाद वो 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और उसके लिए उसने 155 रुपये किराया दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्या है, 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए जो हमारा किराया होगा वो कितना हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर के लिए तो नियत भाड़ा है आपका x रुपया, तो x रुपया लगेगा। ठीक है, प्लस अतिरिक्त भाड़ा जो होगा 1 किलोमीटर का है y रुपया, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 y रुपया हो जाएगा। और ये जो नियत प्लस अतिरिक्त भाड़ा है कुल मिला जुलाकर उसको 155 रुपया देना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से अगर हम x का मान निकालें तो कैसे निकलेगा, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 है। अगर हम x की वैल्यू निकालने बैठें तो क्या निकलेगा, x बराबर 105 माइनस 10y, ये हमारा बैठेगा समीकरण नंबर 3। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हमको क्या करना है, ये जो समीकरण नंबर 3 है इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखना है हमको, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा हाइड कर देंगे ताकि आपको दिखे। ठीक है,
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है यक्स प्लस 15y बराबर 155। ये समीकरण नंबर 2 है जिसमें हम लोग यक्स की वैल्यू रखने वाले हैं। यक्स की वैल्यू कितना है, 105 माइनस 10y। तो जो ये यक्स दिख रहा है इसकी जगह पर 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि 10y 15y में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस की 5y और बराबर यहाँ पर 155। अब 105 को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5y बराबर 155 माइनस 105। तो यहाँ पर 5y बराबर 155 में से 105 को घटाएंगे आप तो 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50। तो 5 से अगर 50 को काट देंगे तो 5 दहा में 50, मतलब y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसी y के मान को हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, हम लोग रखने वाले हैं समीकरण नंबर 3 में। तो लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब आप y का मान समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो मान कितना हो जाएगा आपका। तो देखिए समीकरण नंबर 3 है यक्स बराबर 105 माइनस 10y। तो यक्स बराबर इधर हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना है, तो y का मान है 10, तो 10 रख लीजिए। अब देखिए 10 दहा में कितना हो जाएगा, 100। तो 105 माइनस 100, तो यक्स बराबर हो जाएगा 5। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। हमने यक्स क्या माना था, नियत किराया माना था, मतलब आपका नियत भाड़ा यक्स रुपया माना था और यक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो नियत किराया है वो है 5 रुपया और अतिरिक्त किराया हमने वाई रुपया माना था, तो अतिरिक्त किराया हमारा कितना आया, 10 आया। यानी अगर आप नियत दूरी के अतिरिक्त दूरी तय करते हो तो प्रति किलोमीटर आपको 10 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। सपोज करिए कि आप मान लेते हैं 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर का किराया मान लेते हैं 5 रुपया है। हालांकि आज के ज़माने में 5 रुपया 10 किलोमीटर के लिए किराया हो ही नहीं सकता, फिलहाल आप मान कर चलिए, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपया है, लेकिन अगर आप 11 किलोमीटर गए तो आपको 5 रुपया नहीं बल्कि 15 रुपया देना पड़ेगा। कैसे, प्रति किलोमीटर का जो अतिरिक्त किराया है वो 10 रुपया है। मतलब आप नियत दूरी से ज़्यादा दूरी अगर 1 किलोमीटर भी गए तो आपको जो किराया देना पड़ेगा वो 5 रुपया तो नियत दूरी का मतलब 10 किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर का आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। तो 10 रुपया उधर 1 किलोमीटर का और 5 रुपये 10 किलोमीटर का, तो कुल मिला जुला कर कितना किराया हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। तो वही आपका यहाँ पर भी नियम लागू हो रहा है कि जो नियत किराया है वो है आपका 5 रुपया और जो अतिरिक्त किराया है वो आपका है 10 रुपया। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं नियत किराया, नियत किराया, ठीक है। नियत किराया बराबर हो जाएगा 5 रुपया और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपया। अब इतना तक तो ठीक था, लेकिन सवाल में थोड़ा सा और कहा था कि अगर व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कुल कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे 25 किलोमीटर के लिए किराया, 25 किलोमीटर के लिए किराया, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए किराया क्या देना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पर देखिए 25 किलोमीटर का नियत किराया तो 5 रुपया है, ठीक है। यानी अगर 25 किलोमीटर के लिए समीकरण बनाएं तो नियत किराया 25 किलोमीटर के लिए यक्स हो जाएगा प्लस, अब 1 किलोमीटर का किराया है वाई रुपया, तो 25 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा आपका, आप कहोगे सर 25 वाई रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी 25 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 25 वाई रुपया हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू को हमको निकालना है, यानी यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 25 वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, यक्स प्लस 25y, तो यक्स प्लस 25y की वैल्यू हमको निकालना है, तो हमारा 25 किलोमीटर के लिए किराया पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे हमने यक्स प्लस 25y माना, तो यहाँ पर देखिए 25 किलोमीटर के लिए किराया है यक्स रुपया नियत, प्लस अतिरिक्त किराया कितना देना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर का किराया है y रुपया, तो 25 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 25y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, अगर यहाँ पर दिख रहा है तो यक्स का मान कितना निकालें हम लोग, 5 निकाले हैं तो 5 रख देते हैं, यहाँ पर यक्स का मान कितना रख देते हैं 5, फिर प्लस 25 गुणित वाई का मान कितना निकाले हैं, तो वाई का मान देखिए निकाले हैं 10, तो 10 रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 दहा में 250, 250 प्लस 5 कितना हो जाएगा 255, यानी उसको 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। हमने यहाँ से शुरू किया था, नियत किराया और अतिरिक्त किराया माना, फिर हमने 10 किलोमीटर के लिए किराया निकाला, 15 किलोमीटर के लिए किराया निकाला, दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके यक्स और वाई का मान निकाला, जो वाई का मान आया वो 10 आया और जो यक्स का मान आया वो 5 आया। ठीक है, यानी जो 5 रुपये है वो आपका नियत किराया आ गया और जो अतिरिक्त किराया है प्रति किलोमीटर वो है 10 रुपया। फिर हमसे क्वेश्चन किया कि 25 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए किराया होगा यक्स प्लस 25y, तो यक्स की जगह 5 प्लस 25 गुणे वाई की जगह 10, तो 25 दहा में कितना हो जाएगा 250, 250 में 5 जोड़ दिए तो 255 हो गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अब अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब आ चुका है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर इरेज कर देते हैं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो देखिए भिन्न जो होता है अंग्रेजी में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, भिन्न में अंश होता है और बटा में हर होता है। ठीक है, भिन्न जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, अंश और हर। तो यहाँ पर न तो हमें अंश पता है न तो हमें हर पता है, तो सबसे पहले हम लोग अंश और हर मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना अंश बराबर कितना हो जाएगा यक्स और जो हर है हर बराबर हो जाएगा वाई। अंश बराबर कितना हमने मान लिया, तो अंश बराबर हमने माना यक्स और हर बराबर कितना मान लिया वाई मान लिया। ठीक है, अब जो हमारा भिन्न बनेगा, अब जो हमारा भिन्न बनेगा वो बनेगा अंश बटा हर। अंश का मान है यक्स और हर का मान है वाई, तो जो हमारा भिन्न आया वो आया यक्स बटा वाई। ये तो भिन्न मानने की प्रक्रिया रही। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ दिया जाता है। अंश देखिए यक्स है, यक्स में 2 जोड़ दिया गया और हर वाई है, वाई में 2 जोड़ दिया गया। तो जो भिन्न का मान होता है वो 9/11 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है आपका 9/11। तो सबसे पहले तिर्यक गुणा करा के यहाँ से एक समीकरण बना लेते हैं। तो 11 का गुणा यक्स में कराएंगे तो हो जाएगा 11x। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 11 का 2 में गुणा करा देंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22।
बराबर इधर y का 9 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 9y प्लस 9 का 2 में गुणा करा देंगे तो 9 दूना 18, यानी जो हमारा बन रहा है 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर बन रहा है समीकरण। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ये जो प्लस 22 है इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22। तो ये हो जाएगा 11x बराबर 9y माइनस 4, क्योंकि आप 22 में से 18 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो भी माइनस में। आपको पता है कि प्लस माइनस घटता है और चिन्ह जो होता है आपका वो होता है बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है, बड़ा है आपका यहाँ पर माइनस, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 11 जो कि गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 9y माइनस 4 बटा 11, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। हम देखें समीकरण नंबर 1 इतना दूर तक क्यों लाए, हम यहीं पर बना सकते थे, लेकिन हमने यक्स की वैल्यू ऑलरेडी y के पदों में निकाल कर तब उसका नाम समीकरण नंबर 1 दिया, ताकि हल करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे वाले कथन पर। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि अगर हम लोग अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं, अभी क्या जोड़ रहे थे, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहे थे, अब हम लोग क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो कह रहा है जो भिन्न का मान है वो 5/6 हो जाता है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका है अंश बटा हर, इसमें 3 जोड़ देते हैं, अंश में भी और हर में भी, तो भिन्न का मान जो होता है वो 5/6 हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे और एक समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण प्राप्त करते हैं। तो 6 का x में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 त्रिक हो जाएगा 18 बराबर 5 का y में गुणा तो हो जाएगा 5y प्लस 5 का 3 में तो 5 तियाई 15। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5y को इस तरफ लाएंगे तो 6x माइनस हो जाएगा 5y बराबर 15 अपनी जगह पर है, 18 को उस तरफ ले जाएंगे तो -18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 6x माइनस 5y बराबर 18 में से अगर 15 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, यानी 6x माइनस 5y बराबर -3, ये हमारा है समीकरण नंबर 2। अब हमको अच्छा ये कौन सी विधि से हम लोग अभी तक सॉल्व कर रहे हैं सवाल को, अभी तक देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक विलोपन विधि नहीं आया है। अभी तक जो भी ये चीज़ें सॉल्व हो रही हैं ये कौन सी विधि से सॉल्व हो रही हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण बना वो बना 6x माइनस 5y बराबर -3 के। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, जो कि यक्स का मान है। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 है 6 गुणे यक्स की जगह पर अब क्या रखा जाएगा, यहाँ पर 9y माइनस 4 बटे 11, फिर यहाँ पर है -5y, 5y लिख दीजिए बराबर -3 के। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा ताकि आपको दिख जाए सही सही। अब देखिए जहाँ पर ये 6x था, यक्स की जगह पर हमने यक्स की वैल्यू को रख दिया, कितना रख दिया 9y माइनस 4 बटा 11। ठीक है, अब क्या करते हैं 6 का गुणा दोनों में कराते हैं, तो ये हो जाएगा 6 9y 54y माइनस 4 6 24 बटा में है 11 माइनस 5y बराबर -3 के। 11 का 5 में गुणा करा लो तो हो जाएगा 54y माइनस 24, फिर माइनस लगा के 11 पचे 55 और यहाँ पर y बटे 11 बराबर -3 के। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ तक कर दिए। अब जब यहाँ तक कर दिए तो हमको क्या करना है, आगे 55 में से 54 को घटाना है। जब आप 55 में से 54 को घटाएंगे तो क्या होगा आपका, 55 में से अगर 54 को घटाएंगे तो बचेगा केवल और केवल माइनस की y।
क्योंकि देखिए -55y में से 54y घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस की y बचेगा, और इधर बच गया -24 बराबर 11 का 3 में आपका तिर्यक गुणा होगा तो 11 तियाँ माइनस की 33, तो इधर हो गया -y बराबर -33, और माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 24, तो 33 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो -y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की 9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y का मान कितना हो जाएगा आपका 9 आ गया, y का मान कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब जब y का मान 9 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब आप y का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, देखिए यक्स बराबर जो पहला समीकरण है वो है 9y माइनस 4 बटा 11। अब इसी में आप y का मान क्या रखोगे, 9 रखोगे, तो रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 9 गुणे y का मान कितना हो जाएगा 9, फिर -4 बटा 11, तो यक्स बराबर हो जाएगा 9 9 81 -4 बटा 11, तो 81 में से 4 को घटाएंगे 77 बचता है, कितना बचता है आपका 77, तो यहाँ पर हो जाएगा 77 बटा 11, 11 से अगर 77 को काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 11 सते 77 होता है, ठीक है। तो यक्स की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई आपका, यक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू आपका 9 है, तो हमने भिन्न क्या माना था, हमने भिन्न माना था यक्स बटा के वाई, तो यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान आपका आ गया 7, फिर बटा लगा देंगे, वाई का मान आ गया 9, इसका मतलब जो हमारा भिन्न है वो कितना हो गया आपका 7 बटा के 9, हमारा जो भिन्न आया वो कितना आया 7 बटा के 9 आया, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं भिन्न बराबर यक्स बटा वाई, फिर बराबर लिख देंगे यक्स का मान 7 और वाई का मान 9, तो जो भी हमारा भिन्न आया वो आया 7 बटा के 9। इस तरीके से हमने 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए ये तो आपका रहा 5वां, अब लास्ट क्वेश्चन है 6वां, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका 6वां है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अपने 6वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ लिख देंगे जैकब, एक तरफ लिख देंगे जैकब और एक तरफ लिख देंगे पुत्र, और ये इनकी वर्तमान आयु है, क्या है वर्तमान आयु, किनकी, जैकब और उसके पुत्र की। तो जैकब की आयु को मान लेंगे कि वो वर्तमान में यक्स वर्ष का है और उसका जो पुत्र है वो है वाई वर्ष। तो देखिए इनकी वर्तमान आयु को हमने मान लिया कि यक्स वर्ष और वाई वर्ष है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद चलते हैं, तो 5 वर्ष बाद यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर 5 ईयर, या 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद अगर हम जैकब को देखें, जैकब, और यहाँ पर लिख देते हैं पुत्र, तो जैकब कितने साल का हो जाएगा, तो देखिए जब बाद आता है तो प्लस होता है और पूर्व आता है या पहले होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पर बाद आया है मतलब इसमें प्लस जुड़ेगा। 5 वर्ष बाद जैकब कितने साल का हो जाएगा,
यक्स प्लस 5, और 5 वर्ष बाद उसका पुत्र कितने का हो जाएगा, वाई प्लस 5। मतलब 5 5 साल दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी आपकी उम्र जो है, अगर मान लेते हैं 15 वर्ष है, ठीक है, तो आप 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 20 साल के हो जाओगे। तो कैसे आपको पता कि आप 20 साल के हो गए, तो 5 15 जो साल था वो आपकी वर्तमान आयु थी, उसमें आपने 5 साल जोड़ दिया। तो वैसे ही जैकब की वर्तमान आयु थी यक्स साल, और यक्स वर्ष में हमने 5 वर्ष और जोड़ दिया, तो हो गया यक्स प्लस 5। ये जैकब रहा और ये इसका पुत्र रहा। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 साल बाद जो जैकब है वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो उसके पुत्र की आयु कितना है, जैकब की आयु है यक्स प्लस 5, बराबर उसके पुत्र की आयु की वाई प्लस 5, और ये 3 गुना हो जाएगा। कौन, जैकब अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो गया। गुना का मतलब गुणा, तो 3 से गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस 5 बराबर, ये हो जाएगा 3 वाई प्लस 3 × 5 = 15। अगर 5 को उस तरह पक्षांतर कर दें तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यक्स बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 वाई प्लस 15 प्लस उस तरफ जाएगा 5, तो -5 बन जाएगा। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर लिख देते हैं, यक्स बराबर आएगा 3 वाई। अब यहाँ पर 15 में से 5 को घटाएंगे तो 10 आएगा। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 1। यानी 5 वर्ष बाद जो जैकब है वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है। तो 5 साल बाद यक्स प्लस 5 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई प्लस 5। जो जैकब है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो गया, तो हमने गुणा करवा के समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको दूसरा वाला कथन पढ़ना है। दूसरा वाला कथन क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, देखिए इसमें पूर्व आ गया, और जब पूर्व आ जाता है तो माइनस होता है। जैसे अभी अगर आपकी उम्र 15 साल है, तो 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे, तो आप कहोगे सर 10 साल के। कैसे पता, वर्तमान उम्र में से उस 5 साल को घटा दिए जो आपको पीछे लेकर जा रहा था, तो 10 साल हो गया हमारी उम्र। वैसे ही यहाँ पर अभी जब पश्चात था या बाद था तो जोड़ रहे थे, अभी पूर्व है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यहाँ लिख देंगे जैकब, और यहाँ उसका पुत्र। तो जैकब की तो वर्तमान आयु थी यक्स वर्ष और पुत्र की थी वाई वर्ष, लेकिन 5 साल अगर पीछे जाएं तो ये यक्स -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई -5। इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है कि जो जैकब है वो अपने पुत्र की आयु का 2 गुना रह जाएगा। ठीक है, जो जैकब है वो अपने पुत्र की आयु का कितना रह जाएगा, 2 गुना। 2 गुना नहीं, 7 गुना। ठीक है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पर 3 गुना हो रहा था। अभी जैकब अपने पुत्र की आयु का कितना हो जाएगा, 7 गुना। तो चलिए यहाँ पर 7 गुना कर देते हैं। जैकब की आयु जो है वो बराबर होगा अपने, यहाँ पर अपने पुत्र की आयु का 7 गुना। तो पुत्र की आयु का 7 गुना मतलब यहाँ पर y-5 गुणित 7 हो जाएगा। तो 7 का अंदर गुणा करवा लीजिए, ये हो जाएगा x-5 बराबर 7y और 7×5 = 35। तो 7 को इधर लेकर आइए, तो x माइनस हो जाएगा 7y। ठीक है, x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7y हो जाएगा। और ये जो -5 है उसको उस तरफ ले जाइए, तो उस तरफ बचा क्या, माइनस की 35 बचा है, और जो -5 है उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो ये हो गया x-7y बराबर 35 में से 5 को घटाएंगे तो -30 बचेगा। ये समीकरण नंबर 2 है। तो हमारा समीकरण नंबर 2 बन चुका है। अब हम लोग इस प्रश्न को हटाएंगे ताकि जगह बचे और हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो समीकरण नंबर 2 बना है इसमें हम लोग समीकरण नंबर 1 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 का मान क्या था, x बराबर 3y + 10 था। तो हम लोग इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो चलिए रख दीजिए।
तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को एक बार लिख देते हैं। यक्स माइनस 7y बराबर -30। यक्स की जगह पर यक्स का मान कितना हो जाएगा? 3y प्लस 10 और -7y बराबर -30 है। तो 7y में से 3y को घटाएंगे तो बचेगा -4y। 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो -30 इस तरफ बचा है, उधर +10 जाएगा तो बन जाएगा -10। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब यहाँ पर देखिए जोड़ देना है। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा? -40। माइनस से माइनस प्लस, y बराबर 40/4, क्योंकि ये गुणा में इधर भाग में हो जाएगा। तो y बराबर आपका आ जाएगा 10। y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब इस 10 की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 3y प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणित y का मान है 10 प्लस 10, तो 3 दहा में 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। यानी 3 दहा में 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 40। यानी यक्स का मान कितना आ गया? 40। हमने यक्स माना किसको था? हमने यक्स माना था यहाँ पर जैकब की आयु को। तो जैकब की आयु को हमने यक्स माना था और उसके पुत्र की आयु को वाई माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में जैकब की आयु। जैकब की आयु कितना हमने माना था? यक्स वर्ष माना था। यक्स का मान कितना आ गया? 40। तो जैकब की आयु कितना हो गया? 40 वर्ष हो गया। और उसके पुत्र की आयु को हमने कितना माना था? पुत्र की आयु को हमने माना था यहाँ पर वाई वर्ष। तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई का मान है 10, तो 10 वर्ष का। यानी जैकब 40 साल का है तो उसका पुत्र कितने साल का है? 10 साल का है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। हमारा जो आज का वीडियो है इसमें हमने प्रश्नावली 3.2 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब हम लोग जो अगली वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें प्रश्नावली 3.3 रहेगा। 3.3 का 1 या 2, मुश्किल से मुश्किल 3 वीडियो में हम लोग क्या कर देंगे? उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.3। इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे द्विघात समीकरण पर। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आपके मैथ का जो डर है, अगर आप कहीं पर भी कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं पर जा नहीं पा रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं समझ नहीं आ रहा आपको, आप हमारे चैनल से पढ़कर देख सकते हैं। आपको एक एक पॉइंट हम समझा कर बताएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में एकदम बेहतरीन तरीके से काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।